क्लास 11th टॉपिक इन व्हाट वेज इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल। कि हमें इस टॉपिक में क्या देखना है कि किन बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का आइन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इट इज़ फेडरल इन नेचर। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट, जितने भी फ्यूचर्स हमें फेडरलिज्म के जितने भी फ्यूचर्स है, उन तमाम फ्यूचर्स को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पाते हैं और इसी बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ फेडरल। मिसाल के तौर पर कि फेडरलिज्म में क्या कहा गया है, फेडरलिज्म में ड्यूल गवर्नमेंट की बात कही है। यानी कि जब भी हम किसी कंट्री की बात करें जहाँ पे हम ये कहते हैं कि वहाँ पे फेडरलिज्म है, वो या वो कंट्री जो है दैट वो फेडरल कंट्री है, तो हमें ये बात जहन में आती है कि वहाँ पे क्या होगा, ड्यूल गवर्नमेंट होगा। यानी कि ये फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में आता है कि फेडरलिज्म का ये फ्यूचर, नंबर फर्स्ट फ्यूचर यही है कि वहाँ पे क्या होता है कि ड्यूल गवर्नमेंट होती है, एक नेशनल गवर्नमेंट होती है, उसके अलावा एक रीजनल गवर्नमेंट होती है। और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हिंदुस्तान के आइन की बात करते हैं, इसमें भी क्या कहा गया है कि देयर शैल बी ड्यूल गवर्नमेंट, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अनदर इज स्टेट गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी जुरिस्डिक्शन उन सब्जेक्ट्स पे हैं जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस है, और स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन जो है, पावर जो है, उन सब्जेक्ट्स पे है जिनकी लोकल इंपॉर्टेंस है। वन मोर पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड हियर कि 1992 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया है जिसे हम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट कहते हैं। उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ कि वन मोर गवर्नमेंट वाज एडेड, that is in the form of local government. Number second point, division of powers। यानी कि जिस तरह फेडरलिज्म में हम देखते हैं कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि पावर्स को डिवाइड किया जाता है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट। इसी तरह जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे भी पावर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल जब हम लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं, वहाँ पे क्या गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि यहाँ पे उन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया है इन 3 लिस्ट। वन इज़ यूनियन लिस्ट एंड अनदर इज स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। यानी कि यूनियन लिस्ट में जितने भी 100 सब्जेक्ट्स हैं उन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट में 61 सब्जेक्ट जो है, उन 61 सब्जेक्ट्स पे क्या है कि सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बना सकते हैं। यानी कि हम दूसरे पॉइंट में ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम फेडरल इसीलिए कहते हैं कि जिस तरह फेडरलिज्म में पावर्स को डिवाइड किया जाता है, इसी तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब बात करते हैं, यहाँ पे भी पावर्स को डिवाइड किया गया है बिटवीन गवर्नमेंट एट वेरियस लेवल्स। नंबर थर्ड पॉइंट, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि फेडरलिज्म का जो फ्यूचर है वो क्या है कि फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है, रिजिड इन नेचर। यानी इसका माना क्या है कि जब कोई भी अमेंडमेंट करनी हो वहाँ के आइन में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट की मंजूरी लाजमी होती है। उस सिस्टम को हम कहते हैं कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इट इज़ पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। तो इसमें क्या है कि कुछ प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिनको पार्लियामेंट खुद अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, कि वहाँ पे क्या होता है कि कम से कम हाफ ऑफ स्टेट जो है उनकी मंजूरी वहाँ पे ज़रूरी होती है, उनकी कंसेंट वहाँ पे ज़रूरी होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जितने भी फ्यूचर फेडरलिज्म के होते हैं, वो तमाम फ्यूचर जो है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम वो उन तमाम फ्यूचर्स को पाते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ फेडरल इन नेचर। नंबर सेकंड, दैट इज़ बाई कैमिलर लेजिस्लेचर। यानी इसमें क्या है कि स्टेट हैव बीन प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट बाय हैविंग 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि फेडरलिज्म में जिस तरह होता है कि जो वहाँ पे नेशनल पार्लियामेंट होता है, कंट्री का जो पार्लियामेंट होता है उसके 2 हाउसेस होते हैं,
और उन 2 हाउस में क्या होता है कि एक हाउस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिलती है। सेम जब हम इंडिया की बात करें, यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का जो अपर हाउस होता है राज्यसभा, उस राज्यसभा में स्टेट्स को क्या होता है कि उनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि लाइक फेडरलिज्म, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही कहा गया है कि देयर शैल बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और उस इंडिपेंडेंट जुडिशरी कि अगर किसी भी वक्त कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दैट इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होगी, दे विल हियर एंड डिसाइड दैट डिस्प्यूट, सेटल दैट डिस्प्यूट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लास्ट में हमें यह पता चलता है कि जिस तरह से फेडरलिज्म में क्या होता है कि फेडरलिज्म में जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो क्या होती है, वो इन रिटन फॉर्म होती है। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं, ये भी किस फॉर्म में है, इन रिटन फॉर्म। और जो भी पावर्स है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, या फिर जो 1992 से लोकल गवर्नमेंट वजूद में आई उनकी बात करें, कि इनके पावर्स जो है दे हैव बीन क्लियरली मेंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट टू इन रिटन फॉर्म। तो इन पॉइंट्स की बुनियाद पे हम ये कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ फेडरल इन नेचर।